काव्या ने केबिन के सामने आकर उसने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान टेबल पर बैठी एक लड़की पर गया, जो कि इस वक्त अपने मुंह में चॉकलेट डालकर चॉकलेट खा रही थी। यह कोई और नहीं, सृष्टि थी। सृष्टि को इस तरह से ऑफिस में बैठा देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं सृष्टि ने जब दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी, उसने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, क्योंकि उसने काव्या को नहीं देखा था। क्योंकि उसे लगा था कि इस तरह से उसके केबिन में कोई बिना इजाज़त के आ गया है। पर काव्या को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए। उसने मुस्कुराते हुए काव्या की तरफ देखा और टेबल से नीचे कूद गई और सीधा जाकर काव्या के गले से लिपट गई। काव्या ने जब षष्ठी को इस तरह से खुद के गले लगे देखा, तो उसने भी प्यार से षष्ठी को गले लगाया और हंसते हुए कहा, तू ऑफिस में काम करने के लिए आती है या फिर चॉकलेट खाने के लिए? काव्या की बात सुनकर शशि ने उससे दूर होकर मुंह बनाते हुए कहा, अरे क्या हुआ मेरी जान? तू तो जानती है ना कि मैं कैसी हूँ, कितनी मुश्किल से यहाँ पर काम कर रही हूँ। यह सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर पापा मुझसे गुस्सा ना होते तो मैं यहाँ पर कभी आती नहीं। पापा कह रहे हैं कि अगर मैं अभी से ऑफिस का संभालना नहीं सीखूंगी तो आगे क्या होगा, इसलिए मैं भी आ गई। वैसे भी मुझे भी उनकी थोड़ी मदद तो करनी चाहिए ना। पर पता नहीं यार, जब भी ऑफिस की कोई फाइल खोलती हूँ मुझे नींद आने लगती है। सृष्टि की बात सुनकर काव्या हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, समर्थ भैया भी तो है ना, तो फिर तू क्यों ऑफिस ज्वाइन कर रही है? काव्या की बात सुनकर सृष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, पापा चाहते हैं कि मुझे भी बिजनेस का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। इस वजह से उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाकर पटक दिया। मेरा तो दिल करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पर कहाँ भागूँ? मुझे रात को तो घर जाना ही होगा ना। उसके बाद पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, ना ही मॉम मुझे छोड़ेंगी। समर्थ भाई तो कह रहे हैं कि अगर मुझे ऑफिस का काम नहीं करना है तो ना जाया करूँ, पर मॉम और डैड मानने को तैयार नहीं है। अच्छा ये सब छोड़, मुझे बता कि तू यहाँ पर क्या कर रही है? और अब तो बिल्कुल तेरा चेहरा पहले की तरह क्लीन हो चुका है, तो तू खुश है ना? शशि ने मुस्कुराते हुए कहा। शशि की बात सुनकर काव्या ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो डर गई थी कि कभी मेरा चेहरा पहले की तरह अच्छा होगा भी या नहीं। तू तो जानती है ना, एक एक्ट्रेस के लिए उसका चेहरा कितना ज़रूरी होता है। और तूने भी मेरा चेहरा देखा था, कितना खतरनाक और डरावना लग रहा था। पता नहीं कैसे अचानक से हो गया था। काव्या की बात सुनकर शशि ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, अचानक से कुछ नहीं होता है। सब कुछ उस मेकअप आर्टिस्ट ने किया था। तेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी ना, क्या नाम था उसका, किंजल, उसने किया था। मैंने अच्छे से उसे सबक सिखा दिया। सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती की और उसे इतने थप्पड़ मारे कि बेचारी दोबारा किसी के साथ ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेगी, कहकर सृष्टि हंसने लगी। सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने हैरानी से कहा, तूने उसके साथ क्या किया? काव्या की बात सुनकर शशि ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, तू वह सब छोड़, मुझे बता कि जीजू और तूने कुछ क्वालिटी टाइम एंजॉय किया या नहीं? वैसे भी तुम दोनों तो वहां पर घूमने के लिए गए थे ना, कहकर षष्ठी हंसने लगी। षष्ठी की बात सुनकर काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, वह सब छोड़, वहां पर हम घूमने के लिए नहीं गए थे, बल्कि मेरा इलाज करने के लिए गए थे। काव्या की बात पर षष्ठी ने कहा, अरे मेरी जान, तो क्या हुआ? घूम भी तो सकते थे ना। अब हर टाइम तुम हॉस्पिटल में तो थी नहीं। वैसे भी डॉक्टर तो घर आकर तेरा इलाज करके गए होंगे। इतनी तो पहुंच है ही मेरे जीजू की। शशि की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि सच में उसे कहीं भी नहीं जाना पड़ा था, बल्कि डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए घर आए थे। काव्या के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर शशि ने हंसते हुए कहा, देखा, मेरी बात सच हो गई। अच्छा चल, कहीं बाहर जाकर लंच करते हैं, मुझे भूख लग गई है। शशि की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, कितना खाना खाती है तू? इतना खाना खाएगी तो एक दिन खा खा कर फट जाएगी। काव्या की बात सुनकर शशि ने मुंह बनाते हुए कहा, नजर लगा रही है अपनी प्यारी दोस्त को। अब क्या मैं अपनी मर्जी से खाना भी ना खाऊं? तू तो जानती है ना, खाना पीना और सोना यही मेरी जिंदगी का रूल है। अब अगर पापा मुझे ऑफिस नहीं लेकर आते तो मैं घर पर सो रही होती, कहकर शशि ने उदास सा चेहरा बनाकर काव्या की तरफ देखा। शशि की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस से बाहर निकलकर एक रेस्टोरेंट में आ गईं। रेस्टोरेंट में दोनों इस वक्त कुछ बातें करते हुए बैठी थी और उन्होंने अपने लिए लंच ऑर्डर कर दिया था।
शशि ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा। वैसे अब तेरी फिल्म की शूटिंग का क्या होगा? शशि की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कल से शूटिंग दोबारा स्टार्ट होने वाली है। काव्या की बात सुनकर शशि ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर गंभीर लहजे में कहा। देख काव्या, मैं जानती हूँ कि तू बहुत एक्साइटेड है, पर तुझे अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है। तुझे नहीं पता कि कौन कब बिना वजह तुझ पर अटैक कर दे। अब किंजल से तो तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसने तेरा चेहरा खराब करने की कोशिश की। सोच, अगर वक्त पर तेरा इलाज नहीं हुआ होता तो तेरा पूरा चेहरा खराब हो सकता था और तेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। कई लोग तुझसे जलते हैं क्योंकि तुझे पहले ही फिल्म में इतना बड़ा रोल मिल गया। तुझे सीधा फीमेल लीड का रोल मिल गया और इस फिल्म के लिए इंडस्ट्री की कई जानी मानी एक्ट्रेस ट्राई कर रही थी। इसलिए वह लोग किसी न किसी तरीके से तुझे परेशान करने की या फिर तेरे साथ कुछ करने की कोशिश करेंगी। इसलिए मेरी जान, जीजू से कहकर खुद के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर ले। शशि की बात सुनकर काव्या भी सीरियस हो गई, पर सिक्योरिटी की बात सुनकर उसने मुंह बनाते हुए कहा। बकवास बंद कर। मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि वह लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, ताकि मैं इस फिल्म को खुद ही छोड़ दूं। पर अब मैं भी उन्हें बता दूंगी कि काव्या किसी से हार नहीं मानने वाली है। और वैसे भी ये फिल्म मैंने अपनी एक्टिंग के दम पर जीती है। डायरेक्टर खान ने मेरी एक्टिंग देख कर ही मुझे सिलेक्ट किया था। मेरा ऑडिशन हुआ था। उन लोगों को क्या लगता है कि मुझे बिना मेहनत के ही फिल्म मिल गई? उन लोगों की सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत को इस तरह से वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं फिल्म में बेस्ट देकर सबको साबित कर सकूं कि मैं भी काबिल हूँ। काव्या की बात सुनकर शशि ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। सच में तू बहुत हिम्मत वाली है काव्या। इतना कुछ होने के बाद भी तूने खुद को संभाल लिया और मैं खुश हूँ कि तेरी जिंदगी में जीजू आ गए। उन्होंने तुझे ना सिर्फ संभाला, बल्कि तुझे दोबारा तेरा सपना पूरा करने की हिम्मत भी दी और आज तू इस मुकाम पर खड़ी है। मैं तो खुश हूँ कि उस सूरज कमीने ने तुझे छोड़ा। सूरज की बात सुनकर काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। तुझे क्या जरूरत है उसका नाम लेने की? मुझे उस इंसान का नाम सुनना भी नहीं पसंद है। काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर शशि ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं होता कि जिस नाम को सुनकर तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, अब उस नाम को सुनते ही तेरे चेहरे पर नफरत और गुस्सा नजर आने लगता है। पर मैं खुश हूँ कि तूने उसे भुला दिया। काव्या ने कहा। अब उसकी बातें छोड़ और अपने बारे में कुछ बता। काव्या की बात पर शशि ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या बताऊं? मेरी जिंदगी तो तुझे पता ही है कि मैं कैसी हूँ। खुलकर जीती हूँ, मस्ती करती हूँ, शैतानियाँ करती हूँ, बदमाशियाँ करती हूँ। बस यही है मेरी जिंदगी। सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने उसके सर पर मारते हुए कहा। बेवकूफ लड़की, मैं इस बारे में नहीं पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई है तेरी लाइफ में लड़का? कहकर काव्या शरारती तरीके से मुस्कुराने लगी। काव्या की बात सुनकर सृष्टि अजीब तरह से उसे देखने लगी और फिर अगले ही पल सृष्टि ने हंसते हुए कहा। बॉयफ्रेंड और मैं? मजाक थोड़ी ही है। कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर काव्या ने गुस्से से कहा। सृष्टि की बच्ची, मैंने तुझे क्या पूछा और तू मेरा मजाक उड़ा रही है? सच सच बताओ, क्या कोई नहीं है तेरी लाइफ में? काव्या की बात सुनकर सृष्टि ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा। अरे मेरी जान, मेरी काव्या, अगर मेरी लाइफ में कोई होता तो क्या मैं तुझे नहीं बताती? तुझे सच में लगता है कि मैं तुझसे ये बात छुपाती? सृष्टि की बात सुनकर काव्या चुप हो गई। वह जानती थी कि सृष्टि कोई भी बात उससे नहीं छुपा सकती थी। काव्या को चुप देखकर सृष्टि ने कहा। अरे यार, कोई मुझे झेल सके ऐसा मुझे आज तक मिला ही नहीं। सृष्टि की बातें सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुझे कोई भी नहीं झेल सकता? काव्या की बातें सुनकर शशि ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा। तू मुझे यह सवाल कर रही है जबकि तू मुझे अच्छे तरीके से जानती है। मेरे मूड स्विंग कैसे हैं तू तो जानती है ना। मेरी जंगली हरकतें भी तू अच्छे से जानती है। मैं कब किसकी पिटाई करने लगूंगी यह मुझे खुद पता नहीं होता। इसलिए जो बंदा मेरी लाइफ में आएगा ना, उसके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए ताकि वह मुझ जैसी आफत को झेल सके। सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा। तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान जी ने तेरे लिए किसी न किसी को तो बनाया ही होगा
जो मेरी साफत को पक्का संभाल लेगा। काव्या की बात सुनकर शशि ने हंसते हुए कहा, देखेंगे, जब मिलना होगा मिल जाएगा। फिलहाल तो मैं अपनी सिंगल लाइफ में ही खुश हूँ। कोई टेंशन नहीं, मस्त जियो, मस्त खाओ और मस्त सो जाओ। शशि की बात सुनकर काव्या हंसने लगी। फिर उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, ये सब छोड़, मुझे यह बता, उस दिन तूने उस किंजल के साथ क्या किया था। काव्या की बात सुनकर शशि ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नज़र यहाँ वहाँ चुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं, हमने बस उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो। शशि की बात सुनकर काव्या ने कहा, अच्छा, तो तू सच कह रही है, तूने कुछ नहीं किया। काव्या की बात सुनकर शशि ने कहा, अरे हाँ, तू क्यों पूछ रही है, मुझे ये तो बता। काव्या ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, शशि, मैं तुझे अच्छे तरीके से जानती हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जितना मैं तुझे जानती हूँ, तूने उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ा होगा। यह सच सच बता, तूने क्या किया उसके साथ। शशि ने काव्या की तरफ देखा और कहा, मैंने उसका सर फोड़ दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ ये सब करने की। ऐसी पिटाई की है उसकी कि अगले जन्म तक किसी के साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचेगी। शशि की बात सुनकर काव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने कहा, तूने उसका सर फोड़ दिया, वह भी सबके सामने, और किसी ने कुछ नहीं कहा। काव्या की बात सुनकर शशि ने हंसते हुए कहा, अरे कोई कैसे कुछ कहता। मेरे प्यारे हैंडसम जीजू ने अपने बॉडीगार्ड जो भेजे थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे खुद कहा था कि जिस किसी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है, मैं उसकी जमकर खातिरदारी करूं। और जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे प्यारे बॉयफ्रेंड के बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ रहे थे। फिर मैंने जमकर उस किंजल की बच्ची की धुलाई कर दी। यार सच में उस दिन बहुत मजा आया। काश तू होती देखने के लिए, तू तालियां बजाती और मैं उसकी पिटाई करती। क्या मजा आता ना। सृष्टि की बात सुनकर काव्या को भी हंसी आने लगी। अगर मैं पहले वाली काव्या होती तो शायद सृष्टि को डांट रही होती कि तूने इस तरह से क्यों किया, किसी को मारा। पर अब काव्या बदल चुकी थी। काव्या को हंसता देखकर सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश हूँ कि तू बदल गई है, वरना तू पहले वाली काव्या होती तो अभी मुझे लेक्चर दे रही होती कि इस तरह से किसी को नहीं मारते, बल्कि उसे प्यार से समझाते हैं। सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बदलना पड़ा, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ, जो लोग बातों से मान जाते हैं ना, उन्हें लातों की जरूरत नहीं है। और जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, वह बातों से मानने वाले लोग बिल्कुल नहीं होते हैं। उन्हें लात मारकर ही समझाना पड़ता है। इसलिए अब मैं भी समझ चुकी हूँ, किसी के साथ अच्छा तभी रहो जब वह तुम्हारे साथ अच्छा हो। अब मैंने बेफजूल में लोगों के साथ प्यार से बात करना बंद कर दिया है। जो मेरे साथ जैसा बिहेव करेगा, मैं भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करूंगी। काव्या की बात सुनकर शशि ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी काव्या तो समझदार हो गई है। अच्छी बात है, मुझे तो डर था कि कहीं तू हर बार सूरज जैसे कमीनों के चंगुल में ना फंस जाए। पर अब मैं खुश हूँ कि तेरी लाइफ में आदित्य जीजू जैसे अच्छे इंसान आ गए, जो कि तुझे समझदार बना चुके हैं। मैं चाहूंगी कि भगवान हमेशा तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रखे, क्योंकि आदित्य जीजू तेरी बहुत केयर करते हैं। सिर्फ तेरा चेहरा खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए और तुझे लेकर सीधा अमेरिका चले गए। कौन करता है इतनी परवाह। सृष्टि की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने मनी मन कहा, हमारी किस्मत में हमेशा का साथ नहीं है सृष्टि। काश तेरी बात सच होती, पर मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ काश है, क्योंकि मेरी किस्मत में आदित्य नहीं है। वह तो किसी और से प्यार करते हैं। कहते हुए काव्या की आंखों में हल्की नमी आ गई, पर उसने जल्दी से उस नमी को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ये सब छोड़, मुझे इन सब के बारे में अब कोई बात नहीं करनी। मैं बस तेरे साथ हमारी पुरानी बातें और पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। काव्या की बात सुनकर सृष्टि ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है काव्या। तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे लग रहा है, सच सच बता, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना। तूने जानबूझकर बात पलटी है। सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं क्यों बात पलटने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या की बात सुनकर सृष्टि ने कहा, ठीक है, अगर तू ठीक है तो मेरी कसम खा कि तू कुछ छुपा नहीं रही है। मैं वादा करती हूँ, मैं आगे से तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। सृष्टि की बात सुनकर काव्या चुप हो गई। मैं उसे चुप देखकर सृष्टि ने कहा, बस मेरे सर पर हाथ रख और बता कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही है। मैं तुझे कुछ नहीं पूछूंगी।
सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सृष्टि प्लीज। काव्या की बात सुनकर सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, काव्या देख, एक बार पहले भी हमारी दोस्ती टूटी है। मैं नहीं चाहती कि इस बार अगर तेरे साथ कुछ गलत हो और मैं तेरे साथ ना रहूं। अगर तूने मुझसे कुछ भी छुपाया ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुझसे दूर चली जाऊंगी। सृष्टि की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू भरी आंखों से सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू जानती है मेरे पास बस कुछ लोग हैं जो दिल से मेरे साथ हैं, और तू उनमें सबसे ऊपर आती है। और अगर तू ही मेरा साथ छोड़ देगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। फिर तू क्यों? कहते हुए काव्या रोने लगी। शशि ने काव्या का चेहरा अपने हाथ में भरकर प्यार से कहा, मैंने तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है। मैंने बस तुझसे इतना पूछा है कि मुझे बता, तू क्या छुपा रही है? क्योंकि तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मैं समझ चुकी हूँ कि तू कुछ तो छुपा रही है। शशि की बात सुनकर काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुझे सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, पर तू वादा कर कि तू मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी और ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेगी। काव्या की बात सुनकर शशि ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, पहले मुझे बता, क्योंकि तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे लग रहा है कि बात गुस्सा करने वाली ही है। अगर बात ज़्यादा बड़ी हुई तो मैं गुस्सा करूंगी। तू जानती है कि मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है, और बात जब तेरे ऊपर आती है तब तो बिल्कुल भी नहीं। शशि की बात सुनकर काव्या ने कहा, तो ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि मुझे पता है तू गुस्सा करेगी। काव्या की बात सुनकर शशि ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तो ठीक है, आज के बाद मुझे कभी बात मत करना। इतना कहकर सृष्टि अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। यह देखकर काव्या ने उसका हाथ जल्दी से पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही है तू? इतनी छोटी सी बात पर तू मुझसे दोस्ती खत्म कर देगी? शशि ने काव्या का हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहा, जब तू मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम बता ही नहीं सकती, मुझ पर भरोसा ही नहीं कर सकती, तो फिर क्यों हम दोस्त रहे? दोस्ती का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, ना कि सिर्फ खुशियाँ। अगर तुम मुझे अपनी तकलीफ नहीं बता सकती तो फिर क्या फ़ायदा हमारी दोस्ती का? और मुझे लगता है कि तुझे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। शशि ने इतना कहा ही था कि काव्या ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, तू ऐसा मत कह, तू मेरे लिए क्या है यह सिर्फ मैं जानती हूँ। इसलिए अब तुम इस तरह से मुझसे दूर जाने के बारे में कभी मत कहना। मैं तुझे सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं। काव्या की बात सुनकर शशि ने उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, ठीक है। कुछ देर बाद दोनों एक प्राइवेट रूम में बैठी हुई थी। काव्या चुपचाप शशि को देख रही थी और शशि उसे गुस्से से देख रही थी। शशि ने कहा, यहाँ आकर हमें आधा घंटा हो चुका है। अब अपना मुंह खोलेगी और मुझे बताएगी, या फिर मैं जाऊं? सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इतना कहकर वह चुप हो गई। वहीं काव्या की बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसने हंसते हुए कहा, तू पागल है? आदित्य तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यह कोई सीक्रेट है? मैं जानती हूँ कि आदित्य और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और शायद बहुत जल्दी शादी करने वाले हो। तो शायद तुम यह कहोगी कि वह मेरा होने वाला पति है। तो इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य सूरज का बड़ा भाई है। यह बात तो तुम अच्छे से जानती हो ना। और वह दोनों सगे नहीं हैं, बल्कि सौतेले भाई हैं। आदित्य और सूरज एक दूसरे से नफरत करते हैं। आदित्य अपने परिवार से अलग रहता है और सूरज को जलाने के लिए ही उसने मेरे साथ रिलेशनशिप में होने का नाटक किया है। हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। काव्या की बात सुनकर सृष्टि हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, तू क्या कह रही है? तू कह रही है कि आदित्य कपूर और तुम दोनों एक नाटक कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने, कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, और आदित्य नाटक के लिए तुम्हारी इतनी परवाह कर रहा है? तुम क्या मुझे पागल समझती हो? उसकी तुम्हारे लिए परवाह देखा करो। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए परवाह देखी है। तुम्हारी वैसी हालत देखकर वह कितना गुस्से में आ गया था, मैंने देखा था। काव्या, अगर तुम यह कोई नाटक कर रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच सच बताओ कि तुम यह सब क्या कह रही हो? शशि की बात सुनकर काव्या ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ।
हम दोनों एक फेक रिलेशनशिप में हैं, इसलिए मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद आदित्य कपूर मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी है, इसलिए मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। उसने कहा था कि अगर मैं उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, तो वह इंडस्ट्री में मेरे पैर जमाने में मेरी मदद करेगा। मेहनत मुझे करनी होगी, पर मौके मुझे वह दिलवाएगा। काव्या की बात सुनकर शशि ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख दिए। उसने हैरानी से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने ये सब किया है। काव्या, तू सोच भी रही है कि तूने कितनी बड़ी स्टुपिडिटी कर दी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू इस तरह से पागलपन में शामिल हो सकती है। सृष्टि की बात सुनकर काव्या चुप हो गई। वो जानती थी कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, पर अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे आदित्य का साथ अच्छा लगने लगा था। वह तो चाहती थी कि कभी यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही ना हो, पर वह जानती थी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। शशि ने कुछ देर बाद खुद को संभालकर काव्या की तरफ देखते हुए कहा, काव्या, इसका यह मतलब है कि तू एक नकली जिंदगी जी रही है। इस वक्त जो प्यार तुझे मिल रहा है, वह बस कुछ दिनों के लिए है। उसके बाद तू फिर से अकेली हो जाएगी। शशि की बात सुनकर काव्या की आंखों में हल्के आंसू आ गए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेली क्यों हो जाऊंगी? तू है ना मेरे साथ? काव्या की बात सुनकर शशि ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ, मैं हमेशा हूँ तेरे साथ और हमेशा रहूंगी। इसलिए तू कभी यह मत समझना कि तू अकेली है। शशि की बात सुनकर काव्या ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई हुई है, क्योंकि मैं जानती हूँ उम्मीद टूटने पर कितनी तकलीफ होती है। मैंने सूरज से बहुत उम्मीद लगाई थी, पर उसने सारी चकनाचूर कर दी। और इस वक्त मैंने ये सोच लिया था कि अब किसी से उम्मीद नहीं लगाऊंगी। जो करना है खुद करूंगी। सिर्फ खुद पर भरोसा रखूंगी। काव्या की बात सुनकर शशि ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बहुत ऊंचा नाम कमाओगी। तुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में शीतल और आसना दोनों होटल के मैनेजर के सामने खड़ी थी। मैनेजर दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। दोनों ही दिखने में बेहद खूबसूरत थी। होटल मैनेजर की नज़र तो बार बार आसना पर ही जा रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को वेट्रेस की जॉब चाहिए ना? शीतल ने मैनेजर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जी सर। मैनेजर जानता था कि अगर ऐसी खूबसूरत वेट्रेस उसके होटल में होंगी तो लोग काफ़ी कुछ मंगवाएंगे। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को जॉब देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बताओ, तुम दोनों ज्वाइन कब से करोगी? मैनेजर की बात सुनकर आसना ने मैनेजर की तरफ देखा और कहा, हम आज से ही ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, पर मुझे आपसे कुछ कहना था। इतना कहकर उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आसना की बात सुनकर मैनेजर ने कहा, हाँ बोलो। आसना ने अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या आप मुझे हफ्ते में एक बार पैसे दे सकते हैं? चाहे तो आप मेरी महीने की सैलरी में से कुछ पैसे काट लेना, पर मुझे हफ्ते में एक बार थोड़े से पैसे चाहिए। मेरे परिवार की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। इतना कहकर आसना ने अपनी आंख बंद कर दी। उसे काफी अजीब लग रहा था। उसने अब तक नौकरी ज्वाइन भी नहीं की थी और सीधा उसने पैसों की बात कर दी थी। पर वह जानती थी कि उसकी माँ उसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसने जैसे तैसे यह बात मैनेजर के सामने रख दी थी। आसना की बात सुनकर कुछ देर तक मैनेजर चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हफ्ते में एक बार पैसे दे दूंगा और इसी तरह से महीने के पैसे तुम्हें 4 बार में मिल लेंगे, वह भी थोड़े थोड़े। मैनेजर की हाँ सुनकर आसना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, थैंक यू सो मच मेरी मजबूरी समझने के लिए। मैनेजर ने कहा, बस दिल से लगाकर काम करना और किसी भी कस्टमर को नाराज मत करना, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी कस्टमर बहुत अमीर होते हैं। यह कपूर परिवार का होटल है और कपूर परिवार कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने नाम पर दाग नहीं। मैनेजर की बात सुनकर आसना ने अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद आसना और शीतल दोनों चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी। दोनों ने इस वक्त वह ड्रेस पहनी हुई थी। आसना उन कपड़ों में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, आसना, तू सच सच बताओ, तू इतनी खूबसूरत कैसे है? कुछ भी पहन ले परी ही लगती है। शीतल की बात सुनकर आसना ने कहा, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। चल, हमें देर हो रही है। पहले ही दिन हम काम पर लेट नहीं जा सकते। आसना की बात सुनकर शीतल ने कहा, ठीक है मेरी जान, चल।
वहीं दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस में आदित्य इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था। कुछ देर पहले ही वह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करके अंदर आया था। इस वक्त एक इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और एक शख्स बिना उसकी इजाजत के अंदर आ गया। आदित्य ने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाकर कुछ कहना ही चाहा। तभी सामने वाले इंसान को देखकर वह चुप हो गया। आदित्य के सामने इस वक्त एक हैंडसम नौजवान खड़ा था जो कि उसे गुस्से से देख रहा था। आदित्य ने उसे इग्नोर किया और फाइल में कुछ देखने लगा। आदित्य को खुद को इस तरह से इग्नोर करता देखकर आदित्य के सामने खड़े लड़के ने गुस्से से कहा, तू मुझे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकता है? सामने खड़े लड़के की बात पर आदित्य ने उसकी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और चुपचाप अपनी फाइल देखने लगा। यह देखकर उस लड़के ने छोटे बच्चों की तरह से कहा, आदित्य के बच्चे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उस लड़के की तरफ देखा जो छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसे देख रहा था। आदित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों बकवास कर रहे हो? उस लड़के ने गुस्से से कहा, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? अमन जिंदल को, जिसका अपॉइंटमेंट लोग महीनों पहले से लेते हैं? तुम उसे कह रहे हो कि वह बकवास कर रहा है? मैं तुमसे मिलने के लिए खुद लंदन से यहाँ आया हूँ और मेरा स्वागत करने की जगह तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो और इग्नोर भी कर रहे हो। अमन की बात सुनकर आदित्य ने उसे एक नज़र देखा और दोबारा फाइल पढ़ने लगा। यह कोई और नहीं, अमन जिंदल था, आदित्य का बचपन का दोस्त। दोनों एक साथ ही स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़े थे। अमन जितना मजाकिया था, आदित्य उतना ही सीरियस, पर फिर भी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अमन ही था जो आदित्य के साथ किसी भी तरह से बात कर सकता था। अमन ने जब देखा कि आदित्य अभी भी उसे इग्नोर कर रहा है, वह गुस्से से सीधा जाकर आदित्य के पास खड़ा हो गया। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, अमन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर जबरदस्ती उसके गाल पर किस कर लिया। यह देखकर आदित्य ने उसे गुस्से से खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है अमन? आदित्य के चेहरे पर गुस्सा देखकर अमन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस गुस्से को देखने के लिए मैं कितना तड़प गया था, तू सोच भी नहीं सकता। अमन की बात सुनकर आदित्य उसे गुस्से से देखने लगा, पर अमन तो उसके गुस्से को देख कर भी काफी खुश हो रहा था। उसने खुशी से झूमते हुए कहा, तू नहीं जानता मुझे तेरी कितनी याद आ रही थी जाने मन। अमन के मुंह से खुद के लिए जाने मन सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, अगली बार से अगर मुझे जाने मन कहा तो मैं तुझे वापस साउथ अफ्रीका के जंगलों में भेज दूंगा। आदित्य की बातें सुनकर अमन ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस आदमी हर बार यही धमकी देता रहता है, पर मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। तू मेरी जाने मन है तो है। वैसे सच बता, तूने मुझे याद किया या नहीं किया ना? वह इतना कहकर छोटे बच्चों की तरह अपनी चमकती आंखों से आदित्य को देखने लगा। अमन की बात सुनकर आदित्य ने एक नज़र उसे देखा और फिर बिना किसी इमोशन के कहा, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, तो अब जाओ यहाँ से। आदित्य की बात सुनकर अमन का चेहरा छोटे बच्चे की तरह उतर गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तू बहुत खड़ूस है, कभी तो कम से कम प्यार से बात कर लिया कर। मुझे लगा था कि तू कहेगा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर तुमने तो सीधा सीधा मुंह पर मना कर दिया। कोई ऐसे दिल तोड़ता है मासूम बच्चे का? अमन की बात सुनकर आदित्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम और मासूम बच्चे? आदित्य की बात सुनकर अमन ने छोटे बच्चे की तरह कहा, हाँ मैं बहुत मासूम और प्यारा बच्चा हूँ जो कि तुम्हारे जैसे शैतान के चंगुल में फंस गया है। अमन की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, अमन मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, इसलिए प्लीज मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना मैं तेरे साथ कुछ गलत कर दूंगा। अभी के अभी जा यहाँ से। आदित्य को इतना सीरियस देखकर अमन ने गुस्से से उसे देखा और फिर छोटे बच्चे की तरह अपना पैर पटकता हुआ केबिन से चला गया। आदित्य ने एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी फाइल पढ़ने लगा। वहीं केबिन के बाहर जाकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आदित्य। तूने मुझे इग्नोर किया ना, अमन जिंदल को, अब देखना क्या करता हूँ। वैसे भी तेरे जैसे खड़ूस के साथ ही देर तक बात करने के बाद अब मेरा मूड खराब हो चुका है। अब मुझे ब्यूटीज को देखना होगा अपना मूड अच्छा करने के लिए। इतना कहकर वह एटीट्यूड के साथ लिफ्ट में चला गया और फिर सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आ गया जहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज काम कर रही थी। अमन सीधा एक टेबल के पास आकर खड़ा हो गया।
वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तभी अमन ने कहा, हे ब्यूटीफुल। अमन की आवाज़ सुनकर उस लड़की ने पलट कर देखा तो अमन को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अमन सर, आप वापस आ गए। उस लड़की की बात सुनकर अमन ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें मेरा नाम याद है? अमन की बातें सुनकर उस लड़की ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सर, आपको कोई कैसे भूल सकता है? आप जितने हैंडसम, डैशिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी के इंसान को। खुद की तारीफ सुनकर अमन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, पर ब्यूटीफुल, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। क्या नाम था तुम्हारा? अमन की बात सुनकर उस लड़की का चेहरा उतर गया, पर फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मेरा नाम साक्षी है। साक्षी की बात सुनकर अमन ने अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए कहा, वैसे साक्षी, तुम पहले से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। अमन की बात सुनकर साक्षी शर्माने लगी। तभी साक्षी के बगल में बैठी एक लड़की, जो कि कुछ काम कर रही थी, उसने कहा, साक्षी। उस लड़की की आवाज़ सुनकर अमन ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर फ्लर्ट आवाज में कहा, हे ब्यूटीफुल। अमन को इतनी जल्दी अपने ही सामने किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता देखकर साक्षी का मुंह बन गया। वह जानती थी कि अमन कितना ज़्यादा फ्लर्टी है। अमन ऑफिस में यहाँ वहाँ घूम घूम कर सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तो मैं गया। इतना कहकर वह एक लड़की के पास बैठा हुआ था। उसने प्यार से उस लड़की के गाल पर किस करते हुए कहा, हे जाने मन, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत जल्दी आऊँगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अमन की बात सुनकर उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, कीर्ति। अमन ने उसके बाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है कीर्ति जाने मन, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत जल्दी आऊँगा। अभी मैं जाता हूँ, मुझे याद करना, ओके? इतना कहकर अमन ने ऑफिस की सभी लड़कियों को फ्लाइंग किस दी और वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद सभी लड़कियां बात करने लगी कि अमन कितना ज़्यादा फ्लर्टी है। वहीं दूसरी तरफ शशि और काव्या दोनों इस वक्त पार्क में घूम रही थी। अब शशि ऑफिस नहीं जाने वाली थी, बल्कि वह शाम को सीधा घर जाने वाली थी। आज दोनों फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि वह दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे भी आदित्य रात को घर लेट आता था, इस वजह से काव्या का भी घर पर मन नहीं लगता था। इसलिए उसने भी डिसाइड किया था कि वह रात को ही घर वापस आएगी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य का काम कंप्लीट हो चुका था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे थे। उसने गहरी सांस ली और सीधा केबिन से पार्किंग एरिया में आ गया। उसने ड्राइवर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। आदित्य सीधा जाकर पिछली सीट पर बैठ गया। आदित्य के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कपूर मेंशन की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। आदित्य को आजकल घर जल्दी जाने का दिल करता था, क्योंकि अब घर पर कोई थी जो उसका इंतजार कर रही थी। काव्या के बारे में सोचते हुए आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह क्या सोच रहा है। इसलिए उसने खुद को डांटा और फिर चुपचाप अपना लैपटॉप निकालकर उस पर काम करने लगा। हालांकि ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि घर पर काव्या उसका इंतजार कर रही होगी, और यह सोचकर ही उसे एक अनजानी खुशी महसूस हो रही थी। करीब 1 घंटे बाद आदित्य घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो लिविंग रूम में आया, उसे लिविंग रूम में कोई भी नजर नहीं आया। यह देखकर उसका चेहरा उतर गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी खतरनाक हो गए। पर उसने गहरी सांस ली और चुपचाप रूम में चला गया। कुछ देर बाद वह काव्या के रूम में गया तो उसे काव्या कहीं नजर नहीं आई। अब उसे गुस्सा आने लगा था। लिविंग रूम में आकर आदित्य ने घर की मेड शोभा को कहा, काव्या कहाँ है? आदित्य का सवाल सुनकर शोभा ने कहा, सर, मैडम अभी तक घर नहीं आई। वह सुबह ही बाहर चली गई थी। यह सुनकर कि काव्या अभी तक घर नहीं आई, आदित्य की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से कहा, आखिर ये लड़की इतनी देर तक क्या कर रही है? और अगर इतनी देर तक उसे बाहर रहना ही था तो उसने मुझे बताना भी जरूरी क्यों नहीं समझा? आदित्य को काव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी वो कुछ करने ही वाला था कि तभी डोरबेल की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वह थोड़ा शांत हो गया। उसे लगा कि जरूर काव्या ही आई होगी। आदित्य ने एक नौकर की तरफ देखा तो वो जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए चला गया। नौकर ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे सामने एक हैंडसम सा लड़का दिखाई दिया। कुछ देर तक उस नौकर ने उस लड़के को देखा तो उसे एहसास हुआ
कि यह उसके आदित्य सर के बेस्ट फ्रेंड अमन है, इसलिए उसने जल्दी से साइड हटकर अमन को अंदर आने का रास्ता दिया। अमन ने उसे साइड किया और सीधा मुस्कुराता हुआ लिविंग रूम में आ गया। आदित्य, जो कि यह सोचकर कि काव्य आई होगी, मुस्कुरा रहा था। उसने जैसे ही अमन को देखा, उसका चेहरा उतर गया और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वहीं आदित्य को देखकर अमन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जाने मन देख, मैं तुझसे मिलने के लिए यहाँ भी आ गया। अमन के मुंह से खुद के लिए जाने मन सुनकर आदित्य के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा। और उसके चेहरे के गुस्से को देखकर अमन को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, जाने मन, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बनवाना मेरे लिए। इतना कहकर वह मुस्कुराता हुआ आदित्य की तरफ आने लगा। आदित्य उससे गुस्से से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अगर मेरे पास भी आए तो तेरा सर फोड़ दूंगा। पर अमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सीधा आदित्य के पास आया। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, अमन सीधा उसके गले से लिपट गया और किसी सांप की तरह उसने आदित्य को जकड़ लिया। आदित्य ने अमन को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। अमन ने उसे पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तू मेरी जाने मन है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अमन जबरदस्ती उसके गालों पर किस करने लगा। इस वक्त लिविंग रूम के दरवाजे से काव्या अंदर आई। काव्या ने जब लिविंग रूम में आदित्य को किसी लड़के के साथ इस तरह से क्लोज होते देखा, उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। इस वक्त अमन आदित्य से ऐसे चिपका हुआ था जैसे उन दोनों का अफेयर चल रहा हो, और अमन उसे बार बार किस कर रहा था। इस वक्त अमन की पीठ काव्या की तरफ थी, जिस वजह से अमन काव्या को नहीं देख पा रहा था, और आदित्य गुस्से से अमन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसका भी ध्यान काव्या पर नहीं था। काव्या ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, इसका मतलब ये जिस इंसान से प्यार करते हैं वह यह है? इतना सोचते हुए काव्या हैरान हो गई। इस वक्त अमन और आदित्य को देखकर किसी को भी गलत फहमी हो सकती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े थे। काव्या ने मन ही मन कहा, इसका मतलब आदित्य गे है। अमन अभी भी जबरदस्ती आदित्य के गाल पर किस कर रहा था, और आदित्य उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वहीं काव्या अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी और उदासी भरी एक्सप्रेशन के साथ उन दोनों को ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके प्यार का विलन कोई और नहीं बल्कि एक लड़का है। अमन अभी भी आदित्य को कस के गले लगाकर खड़ा था। उन दोनों को देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी, क्योंकि अमन जबरदस्ती आदित्य के गाल पर किस करने की कोशिश कर रहा था और आदित्य उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। पर दूर से ही देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही एक दूसरे को लिप किस कर रहे हों। काव्या ने अपना चेहरा अजीब सा बनाते हुए खुद से कहा, मतलब इन्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? सोच कर ही उसका चेहरा अजीब सा हो गया। काव्या की आंखों में हल्के आंसू भी आ गए थे। उसने खुद से कहा, मतलब मेरा घर तोड़ने वाली कोई लड़की नहीं बल्कि ये लड़का है। आदित्य जिसकी बात कर रहे थे वह यही है। कहते हुए काव्या ने अमन को देखने की कोशिश की, पर अमन का चेहरा आदित्य के चेहरे की तरफ था, जिस वजह से वह चाह कर भी अमन को नहीं देख पा रही थी। काव्या ने खुद से कहा, इसका मतलब यह बात दादी को ना पता चले कि आदित्य लड़कों को पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाया। काव्या ने अपने ही दिमाग में एक कहानी बना ली थी कि आदित्य दुनिया के सामने अपनी सच्चाई नहीं आने देना चाहता। इस वजह से उसने काव्या को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, ताकि दुनिया के लोग उसे नॉर्मल आदमी समझ सकें, जबकि आदित्य नॉर्मल नहीं है। काव्या ने अपने दिमाग में यही कहानी बना ली थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, काव्या, तुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह उनकी लाइफ है, वह कैसे भी जी सकते हैं। और वैसे भी अगर उन्हें लड़कियां नहीं पसंद है और लड़के पसंद है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यह उनके अंदर की फीलिंग्स है। अब हर कोई तो नॉर्मल नहीं हो सकता। काव्या को आदित्य पर बहुत तरस आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और अंदर आ गई। वहीं अब तक आदित्य ने अमन को खुद से अलग कर दिया था और उसे गुस्से से देख रहा था, पर अमन तो अमन था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मैंने तेरी किस ले ही ली। आदित्य, जो कि गुस्से से उसे ही देख रहा था, उसका ध्यान दरवाजे पर खड़ी काव्या पर गया। काव्या को देखते ही आदित्य के चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, जो कि उसने झटके से छुपा ली। पर अमन ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख ली थी। अमन ने खुद से कहा,
ये अमावस का चांद कब से मुस्कुराने लगा। इतना कहकर उसने आदित्य की नजरों को फॉलो किया तो उसका ध्यान भी दरवाजे पर खड़ी काव्या पर गया। काव्या को देखते ही अमन उसे ही देखने लगा। काव्या बेहद खूबसूरत थी। उसे देखते ही अमन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आदित्य काव्या को बुलाने वाला था कि उसका ध्यान अमन पर गया। अमन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने गुस्से से एक वार्निंग भरी आवाज में कहा, सोचना भी मत इसके आगे। आदित्य ने कुछ नहीं कहा और धीरे कदमों से चलता हुआ काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। काव्या अभी भी अपनी ही सोच में खोई हुई थी, जिस वजह से उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आदित्य उसके पास आकर खड़ा हो गया। वहीं आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अमन ने खुद से कहा, क्या अभी अभी उसने मुझे धमकी दी। फिर उसने काव्या की तरफ देखकर खुद से कहा, क्या ये मेरी होने वाली भाभी है। इतना सोचकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी 440 वोल्ट की चमक नजर आने लगी। उसने खुद से कहा, मतलब इस पत्थर को भी किसी ने पिघला दिया। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वह उन दोनों को ही देखने लगा। आदित्य काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया था, पर काव्या को किसी सोच में गुम देखकर उसने काव्या के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें। आदित्य के इस तरह से हिलाने के कारण काव्या ने झटके से उसकी तरफ देखा और हैरानी से कहा, आप यहाँ पर कब आए। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा और हैरानी से पूछा। वहीं उसका सवाल सुनकर आदित्य ने पहले तो उसे घूर कर देखा और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तुम खड़े खड़े सो रही थी तब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसे क्या तुम मुझे बता सकती हो खड़े खड़े कैसे सोते हैं। मुझे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। वह क्या है ना, मुझे बहुत काम होता है तो मैं भी खड़े खड़े सोना सीख जाऊंगा। काव्या आदित्य के टोन को समझ गई थी, इसलिए उसने थोड़े गुस्से से आदित्य की तरफ देखा और कहा, मैं सो नहीं रही थी, मैं कुछ सोच रही थी। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसके करीब जाते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या सोच रही थी, जरा मुझे भी बताओ। आदित्य को अपने करीब आता देखकर काव्या ने मन ही मन कहा, शर्म नहीं आती, अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रहे थे और अब दोबारा उसके ही सामने मेरे नज़दीक आ रहे हैं। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। कम से कम उनके बारे में तो सोचना चाहिए। ये अगर इसी तरह से मेरे नज़दीक आए तो उनके बॉयफ्रेंड को कितना बुरा लगेगा। काव्या मन ही मन ये सब सोच रही थी। वहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य को इतना तो समझ आ गया था कि जरूर ये लड़की उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोच रही है। पर आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर काव्या के दिमाग में चल क्या रहा है। इसलिए उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। आदित्य का सवाल सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। हालांकि वह आदित्य से सवाल तो पूछना चाहती थी कि उसे लड़के पसंद है या नहीं, पर उसने खुद से कहा, अगर मैं उनसे यह सवाल करूंगी तो इनका मेल ईगो को हर्ट हो सकता है। और वैसे भी अगर इन्हें मुझे ये बात बतानी होती तो अब तक इन्होंने बता दी होती, पर यह बात शायद ये किसी को नहीं बताना चाहते। वैसे भी कुछ लोग खुद की इमेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा पजेसिव होते हैं। शायद आदित्य भी उन्हीं में से एक हो। मुझे आदित्य को कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए। उनकी ज़िंदगी है, ये जैसे चाहे जी सकते हैं। यह सोचकर काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना। काव्या का जवाब सुनकर आदित्य ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि काव्या के चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ था कि उसे आदित्य से कुछ पूछना है। पर आदित्य ने काव्या को फोर्स नहीं किया और कहा, अब क्या तुम दरवाजे पर ही खड़ी रहने वाली हो या फिर अंदर भी आना है। आदित्य की बात सुनकर काव्या को एहसास हुआ कि वह अभी भी दरवाजे पर खड़ी है, इसलिए वह जल्दी से घर के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान अमन पर गया, जो कि मुस्कुराते उसे ही देख रहा था। अमन को देखते ही ना जाने क्यों काव्या को गुस्सा आने लगा। उसने मन ही मन कहा, काव्या तू कैसे इन पर गुस्सा कर सकती है। ये आदित्य का प्यार है और तेरा सौतन। तुझे खुद को संभालना होगा। चाहे कोई तुझे कितना ही बुरा क्यों ना लगे, तू किसी के साथ बुरा भी नहीं कर सकती। काव्या ने खुद से कहा और फिर एक मुस्कुराहट के साथ अमन की तरफ देखा। भाई अमन जो कि काव्या को ही देख रहा था, काव्या की मुस्कुराहट देखकर उसने खुशी से कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल लेडी। अमन की बातें सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारा नाम काव्या है। काव्या तो अमन को भी आदित्य की तरह ही समझ रही थी। उसे लग रहा था कि आदित्य और अमन दोनों ही स्ट्रेट नहीं है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए उसे अमन से बात करने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। अमन जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गया। काव्या भी दूसरे सोफे पर बैठ गई।
आदित्य ने गुस्से से अमन की तरफ देखा और उसके बगल में आकर बैठ गया और उसने एक नज़र वार्निंग भरी नज़र अमन पर डाली। अमन ने उसकी नज़रों को इग्नोर किया और काव्या की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे काव्या आप करती क्या हैं? अमन की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी एक्टिंग स्टार्ट की है और कल से मेरी फर्स्ट फिल्म की शूटिंग होने वाली है। काव्या की बात सुनकर अमन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वेरी गुड, वैसे भी आप दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं हो, तो ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री में आपके जैसी हीरोइन का आना फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने जैसा ही है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी आप इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाएंगी। अमन की बातें सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। तभी अमन ने अपने सर पर मारते हुए कहा, हे भगवान, मैं कितना गधा हूँ, मैं तो आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, मेरा नाम है अमन जिंदल। इतना कहकर जैसे ही वह अपनी जगह से उठकर काव्या से हाथ मिलाने के लिए जाने लगा, आदित्य ने उसे पकड़कर जबरदस्ती सोफे पर बैठा दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। आदित्य नहीं चाहता था कि अमन ज्यादा काव्या के खिलो जाए। भाई काव्या को तो लगा कि आदित्य अमन को लेकर इतना ज्यादा पजेसिव है कि वह अमन को किसी लड़की के साथ भी नहीं देख सकता। काव्या ने मन ही मन कहा, सच में आदित्य अमन से बहुत प्यार करते हैं। अभी अभी अमन ने अपना नाम काव्या को बताया था, जिस वजह से काव्या को पता चल गया था कि सामने बैठे इस हैंडसम लड़के का नाम अमन है। वहीं आदित्य को खुद को इस तरह से रोकने की वजह से अमन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। वह समझ गया था कि सामने बैठी लड़की की इम्पोर्टेंस आदित्य की लाइफ में बहुत ज्यादा है। उसने मन ही मन कहा, मतलब मेरे खड़ूस का भी दिल किसी ने पिघला ही दिया। थैंक यू भगवान जी। मुझे तो लगा था कि ये इंसान हमेशा कुंवारा ही रहेगा, ना मुझे दूसरों से फ्लर्ट करने देता था, ना खुद करता था। पर अब इसकी जिंदगी में इतनी सुंदर अप्सरा आ गई है जिसने इस ऋषि की तपस्या भंग कर दी है। सोचकर वह मुस्कुराने लगा। तभी आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, काव्या, इसकी बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बचपन का दोस्त है अमन। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मन ही मन कहा, आगे की बात क्यों नहीं बता रहे हो? बचपन का दोस्त है और बचपन का प्यार भी। सोचकर काव्या के चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसके चेहरे की नकली मुस्कुराहट आदित्य अच्छे से देख पा रहा था। आदित्य ने खुद से कहा, आखिर इस स्टूपिड लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है जो ये मुझे अजीब नजरों से देख रही है। अमन ने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे काव्या, तुम जानती हो मेरी लाइफ में आदित्य कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए आदित्य मेरी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर अमन ने आदित्य को कस के गले लगा लिया। यह देखकर आदित्य ने उसे गुस्से से खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अमन की पकड़ आदित्य पर काफी मजबूत थी। अमन आदित्य को कस के गले लगाकर बैठा हुआ था। वहीं आदित्य का दिल कर रहा था कि वह अमन को अभी के अभी घर से उठाकर बाहर पटक दे, पर उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया हुआ था। वहीं काव्या उन दोनों को इतना क्लोज देखकर अपनी जगह पर कैसे उबल रही थी, उसका दिल ही जानता था। उसका दिल कर रहा था कि वह यहाँ से भाग जाए, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। अमन ने आदित्य को गले लगाकर उसके गाल पर जबरदस्ती किस करते हुए कहा, आदित्य तो मेरी जाने मन है और मैं इसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। काव्या ने अब अमन के मुंह से आदित्य के लिए जाने मन सुना। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, सच में? अमन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में, आदित्य तो मेरी जाने मन, मेरी दिलरुबा है। क्यों मेरी जान? कहकर उसने आदित्य के गाल पर दोबारा किस करना चाहा, तो आदित्य ने उसे गुस्से से खुद से दूर कर दिया। यह देखकर अमन ने छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, देखा काव्या, मैं 2 साल के लिए ना लंदन गया था, क्योंकि मुझे वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम था और मुझे आने में 2 साल लग गए। तो देखो ये मुझसे कितना गुस्सा होकर बैठ गया है। अब तुम ही इसे समझाओ ना। काम बहुत जरूरी था जिस वजह से मैं गया था, वरना मैं अपनी जाने मन, अपनी दिलरुबा को छोड़कर ऐसे थोड़ी जाता। समझाओ काव्या इसे कुछ। देखो कैसे गुस्से से मुझे घूर रहा है। अमन की बात सुनकर काव्या ने आदित्य की तरफ देखा, जो कि गुस्से से उबल रहा था। काव्या को लगा कि आदित्य अमन से इतना ज्यादा प्यार करता है कि अमन के दूर जाने की वजह से वह इतना ज्यादा गुस्सा हो गया है। पर आदित्य को तो अमन की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों खुद ही सबको सुलझा लो, मैं ऊपर से फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से लिफ्ट में चली गई, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ते हुए भी
उसकी उन दोनों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। वहीं काव्या के ऊपर जाते ही आदित्य, जिसने काफी मुश्किल से खुद को शांत किया हुआ था, उसने गुस्से से अमन को अपनी तरफ खींचा और एक मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। अमन बेचारा सीधा सोफे से नीचे गिर गया और अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगा। आदित्य ने गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है कि ये छिचोरों वाली हरकत मेरे साथ नहीं करना, फिर भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लड़कियां मर गई हैं जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आदित्य की बातें सुनकर अमन ने छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा, तू कितना बड़ा कमीना है। मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए आते ही तुझे किस देने लगा, पर तूने इस तरह से मुझे मुक्का मार दिया। बेरहम आदमी, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता क्या? अमन की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, इससे पहले कि मैं तुझे यहाँ से उठाकर बाहर फेंकने के लिए कहूँ, चुपचाप निकल जा। अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है। आदित्य की बात सुनकर अमन ने छोटे बच्चे की तरह कहा, पर अभी तक तो मैंने कुछ नहीं खाया। मैं तो डिनर करके ही जाने वाला था। तू इस तरह से मुझे कैसे भेज सकता है? तू जानता है ना, मुझे तेरे घर के सेब के हाथ का डिनर कितना ज्यादा पसंद है। अमन की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, अगर तू चाहता है कि अगली बार मैं तुझे अपने घर में घुसने भी ना दूं, तो तू मत जा। आदित्य की धमकी सुनकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, जाता हूँ। इतना कहकर वह छोटे बच्चे की तरह अपना चेहरा बनाकर आदित्य के घर से चला गया। भाई आदित्य ने गुस्से से उस डायरेक्शन में देखा जिस डायरेक्शन में अभी अभी अमन गया था। आदित्य कुछ कुछ समझ गया था। उसने अपने बाल खींचते हुए कहा, अमन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। आदित्य जल्दी से लिफ्ट से ऊपर काव्या के रूम की तरफ आ गया। काव्या के रूम के बाहर आकर उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से काव्या का कोई जवाब नहीं आया। आदित्य ने दोबारा काव्या को आवाज दी, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर आदित्य ने जल्दी से अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर काव्या के रूम की डुप्लीकेट चाबी निकाली। आदित्य हमेशा ही काव्या के रूम की डुप्लीकेट चाबी अपने पास रखता था, क्योंकि रात को ज्यादातर वह काव्या के पास आकर ही सोता था। जैसे ही आदित्य ने रूम का दरवाजा खोला, उसे रूम में कोई नजर नहीं आया। उसने खुद से कहा, आखिर ये लड़की गई कहाँ? उसने इतना कहा ही था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और काव्या बाहर आई। काव्या को देखते ही आदित्य तो उसे ही घूरने लगा। काव्या ने इस वक्त सिर्फ एक तौलिया अपनी बॉडी से लपेटा हुआ था, जिसमें वे बेहद ही हसीन लग रही थी। काव्या का ध्यान इस वक्त आदित्य पर नहीं गया था, क्योंकि वह अभी भी अमन और आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, पर उसने काफी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। वहीं आदित्य अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम चुका था और काव्या को ही हसद भरी नजरों से देख रहा था। काव्या, जो कि बाथरूम से निकल कर गई थी, धीरे से उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे के पास खड़े आदित्य को देखकर उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। आदित्य ने जब उसे इस तरह से चिल्लाते देखा, वह दौड़ता हुआ काव्या के पास आ गया। उसने काव्या को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखकर उसकी आंखों में देखने लगा। काव्या हैरानी से आदित्य की तरफ देख रही थी, जिसने उसे अपनी बाहों में खींचा हुआ था। काव्या इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसकी आंखों में डर, घबराहट और शर्म नजर आ रही थी। वहीं आदित्य सीधा उसकी खुली कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने करीब खींच लिया था। काव्या ने उसकी तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की, पर आदित्य का हाथ उसे अपने मुंह पर महसूस हुआ। आदित्य तो जैसे काव्या में पूरी तरह से खो चुका था। काव्या अभी नहाकर आई थी, जिस वजह से उसकी बॉडी लाल हो गई थी और वह बहुत ज्यादा प्यारी और क्यूट लग रही थी। ऊपर से सावर जेल की भीनी भीनी खुशबू काव्या की बॉडी से अभी भी आ रही थी, जिस वजह से आदित्य खुद को मदहोश होने से रोक नहीं पा रहा था। तभी आदित्य ने धीरे से काव्या के मुंह से अपना हाथ हटाया और कहा, चिल्लाओ मत। काव्या ने भी इस बार कुछ नहीं कहा और आदित्य की तरफ देखने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, छोड़िए हमें। आपने इस तरह से क्यों पकड़ा हुआ है? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, क्योंकि तुम चिल्ला रही थी। काव्या ने कहा, अब नहीं चिल्लाएंगे, छोड़िए हमें। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे धीरे से छोड़ा। काव्या आदित्य से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बस इस वक्त एक सफेद कलर का तौलिया लपेटा हुआ है। यह सोचते ही उसकी आंखें नीचे झुक गईं और उसके गाल पहले से भी ज्यादा गुलाबी हो गए। आदित्य समझ गया था कि उसे शर्म आ रही है। आदित्य साइड हट गया और उसके साइड हटते ही काव्या दौड़ते हुए सीधा क्लोजेट में चली गई।
काव्या को इस तरह से देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में काव्या सिंपल सा शर्ट और नीचे प्लाजो पहनकर रूम से बाहर आ गई। इतनी सिंपल कपड़ों में भी वह काफी क्यूट लग रही थी। काव्या को देखते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में अभी भी अमन का ही ख्याल चल रहा था। भाई, आदित्य ने जब काव्या की तरफ देखा तो उसे काव्या की आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया। उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, क्या आपको लड़के पसंद हैं? इतना कहते हुए काव्या चुप हो गई। भाई, काव्या का सवाल सुनकर आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। काव्या, जिसने अपना चेहरा नीचे कर लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे इस सवाल को पूछने के लिए उसने कितनी हिम्मत जुटाई हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।